नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड से पाठ डायरी का एक पन्ना पढ़ेंगे, जिसके लेखक है सीताराम सिकसरिया। सीताराम सिकसरिया ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उस दौर की होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सिकसरिया जी अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करते थे। यह पाठ भी उन्हीं की डायरी से लिया गया है, जो कि पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, डायरी का एक पन्ना, जिसमें 26 जनवरी 1931 के दिन की घटना का वर्णन है। 26 जनवरी 1931 की जिस घटना का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है, उससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, परंतु 26 जनवरी 1930 को ही गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार के बलिदान की प्रतिज्ञा की और स्वतंत्रता दिवस मनाया। और तब से आज़ादी प्राप्त होने तक हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इस दिन की महत्वता को बनाए रखने के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में इसी दिन को चुना गया। फिर अगले साल 26 जनवरी 1931 को जब दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो उस समय कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस और लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने किस जोश और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर अंग्रेजों ने इसे इनका अपराध मानते हुए कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे अत्याचार किए, उसका वर्णन लेखक ने अपनी डायरी में किया है, जो कि आपके पाठ के रूप में प्रस्तुत है। तो चलिए पाठ को समझते हैं। 26 जनवरी 1931 को जब गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब कलकत्ता में भी इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह था। लेखक सीताराम सिकसरिया और उनकी टीम ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। लेखक कहते हैं कि पिछले साल तो उन लोगों का साधारण योगदान था, लेकिन इस वर्ष जितना कर सकते थे उतना किया। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च उन्होंने किए। उस समय 1931 में 2000 रुपये की बहुत कीमत थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो सोना आज 10 ग्राम 50,000 रुपये का है, उस वक्त करीब 18-20 रुपये का था। यानी उस वक्त का 20 रुपये आज के 50,000 के बराबर था, अर्थात 2000 रुपये की कीमत लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा थी, जो उन्होंने केवल प्रचार में खर्च किया था। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समझाया था। कलकत्ता के प्रत्येक हिस्से में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। बड़ा बाजार, जो कि कलकत्ता का मशहूर बाजार है, वहां तो इतनी सजावट हो रखी थी कि लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई। प्रायः हर मकान पर झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो आज़ादी सच में मिल गई हो। पर उधर अंग्रेज सरकार भी पूरी तैयारी में थी कि हिंदुस्तानियों को ये उत्सव नहीं मनाने देंगे, क्योंकि यह ब्रिटिश हुकूमत की शान के खिलाफ था। इसलिए पुलिस पूरी ताकत से शहर में हर जगह गश्त मार रही थी। शहर के हर मोड़ पर मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट तैनात थे, अर्थात पुलिस कर्मचारी अपनी गाड़ियों में शहर के प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही पुलिस की गाड़ियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को भी पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, ताकि कहीं किसी मैदान या किसी पार्क में किसी प्रकार की कोई सभा ना हो, कहीं कोई जुलूस ना निकले। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती, अर्थात यदि आप किसी सभा में शामिल होंगे तो आप पर अलग अलग धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। परंतु हमारे देशवासी स्वतंत्रता दिवस मनाकर अंग्रेजों को यह संकेत देना चाहते थे कि अब हम तुम्हारे अधीन नहीं हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, नहीं मानते हम तुम्हारे किसी कानून को। और अंग्रेजों के लिए यह खुली चेतावनी थी कि उनके नोटिस निकालने के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ताओं की जो कांग्रेस कमेटी की काउंसिल थी, उस काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा
तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी वहां आम जनता की मौजूदगी भी होगी। इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस ने उस जगह को सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था, ताकि वहां कोई सभा न हो सके और झंडा न फहराया जा सके। पर इसके बाद भी कई जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मार पीट कर वहां से हटा दिया गया। इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया। वहां काफी मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकाला गया, जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया गया। इस झंडोत्सव में जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। जानकी देवी जमनालाल बजाज की पत्नी थी और मदालसा उनकी पुत्री थी। ये सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। लेखक लिखते हैं कि एक मोटर में बैठकर वे सब तरफ घूमकर एक बार मुआयना किए तो उन्हें सब कुछ अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो का प्रबंध किया गया था, पर 2-3 बजते बजते कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय मुख्य थे। पूर्णोदास पर ही सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार था, पर वे गिरफ्तारी से पहले ही सारा प्रबंध कर चुके थे। अभी तक अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी घटनाएं हुई, गिरफ्तारियां हुई और झंडोत्सव भी मनाया गया, पर अभी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में मॉन्यूमेंट के नीचे मुख्य सभा होनी बाकी थी। वहां सुबह 6 बजे से जो प्रबंध था उसमें दोपहर के बाद काफी ढिलाई आ गई थी। 4:24 पर झंडा फहराना था, पर 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। जगह जगह से स्त्रियां भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी, जो कि कलकत्ता में एक स्थान का नाम है, उनको वहीं पर रोका गया, परंतु अधिक भीड़ होने के कारण पुलिस उन्हें नहीं रोक सकी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आगे मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, फिर भी वे बड़े जोर से वंदे मातरम बोले जा रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का सिर फटकर ऐसे खून बहने लगा जिसे देखकर लेखक की आंखें मीच गई। उधर तब तक स्त्रियां बड़ी संख्या में पहुंच गई थी और मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। जो वॉलंटियर गए थे सब पर लाठियां पड़ने लगी, पर तब भी वे अपने स्थान से नहीं हट रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जब जुलूस बनाकर वहां से चली तो पुलिस ने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए, जिसमें धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको भी पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक और भाग, जो विमल प्रतिभा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग दल जो भी जा रहे थे, हर जगह पुलिस उन्हें रोक रही थी, उन पर लाठीचार्ज कर रही थी। बीच बीच में पुलिस लाठियां चलाती रही। करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई और सारी स्त्रियों और कई आदमियों को भी जिन्हें पकड़ा गया था, सभी को लाल बाजार ले जाया गया। बृजलाल गोयनका और मदालसा भी पकड़े गए। लेखक ने इस पाठ में जितने भी लोगों का नाम लिया है वो सभी बड़े बड़े नेता थे। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। अस्पताल में 160 घायल आदमियों को ले जाया गया, जहां डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और उनकी फोटो भी खिंचवा रहे थे, ताकि जब अखबार में उनकी फोटो छपे तो लोगों को अंग्रेजों की बर्बरता का पता चले। बहुत सारे घायल लोग अपने घर भी चले गए थे। इस प्रकार करीब 200 लोग तो घायल जरूर हुए होंगे। कितने आदमी पकड़े गए थे उनकी संख्या का तो पता नहीं चला, लेकिन 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। इस प्रकार कलकत्ता के लिए यह एक अभूतपूर्व दिन था, क्योंकि इससे पहले लोगों को लगता था कि स्वतंत्रता के लिए कलकत्ता में कुछ खास काम नहीं हो रहा है, तो काफ़ी हद तक ये कलंक धुल गया था। कलकत्ता के लोगों ने यह साबित कर दिया कि यहाँ भी आज़ादी के लिए बहुत काम हो सकता है।